हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको बोर्ड द्वारा इशू प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करवाऊंगी। और ये क्लास 10th के प्रैक्टिस पेपर है, आप देख सकते हैं, फॉर द एग्ज़ाम ऑफ मार्च 2024 और कोड ए, यानी ये आपका पहला प्रैक्टिस पेपर है। मैं ये बता दूं कि बोर्ड ने आपके लिए एक सैम्पल पेपर भी इशू किया था जिसका पूरा सॉल्यूशन मेरे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो भैया आप वहां से देख लेना। तो एक तो हो गया सैम्पल पेपर और 4 प्रैक्टिस पेपर्स बोर्ड ने अपलोड किया जिसमें 3 स्टैंडर्ड के हैं और एक बेसिक का है। आप ये देख लो, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, तो आप बेसिक वाला भी कर सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये 4 प्रैक्टिस पेपर और एक सैम्पल पेपर करने के बाद आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड होने वाली है। तो चलिए हम जल्दी से अपना प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल पर, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और लेक्चर हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आप बच्चों के लिए हर साल रिवीजन सीरीज भी लेकर आती हूँ जिसमें मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाती हूँ। तो मैं होप करती हूँ कि आप चैनल पर बने रहेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देख लो, BSEH यानी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा प्रैक्टिस पेपर मार्च 2024 क्लास 10th कोड ए और गणित मानक यानी कि स्टैंडर्ड का है ये। थोड़ा सा मैं जूम करके सारी जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चे वो पढ़ के आपको बता देती हूँ कि भाई सबसे पहले आपका देखो, पहली बार आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो 10वीं कक्षा के बच्चे, तो पेपर मिलते ही आपने चेक करना है कि इसमें 21 पेजेज और 38 क्वेश्चंस हैं या नहीं है। पेपर पर जो कोड नंबर है वो अपनी आंसर शीट पे आपने लिखना होता है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसका सीरियल नंबर आपने अपनी आंसर शीट में डालना है। आंसर शीट में कोई भी पेज खाली नहीं छोड़ना है, खाली रह जाए तो उसको क्रॉस कर दिया जाता है। कोई एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं मिलेगी। एक बुकलेट टाइप में एक पूरा मतलब एक नोटबुक टाइप में आपको आंसर शीट्स मिलेंगी जिसमें 24 आंसर शीट्स आपको अवेलेबल होंगी और अपना रोल नंबर आपने लिखना होता है। ये इंस्ट्रक्शंस आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगी, हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है ना। और ये कहता है कि पेपर का आंसर देने से पहले ये देख ले कि पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सही है या नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। क्लियर हो गया। अब हम पेपर के पैटर्न पर चलते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे समझ लें इसको। इसमें 5 सेक्शन है, ABCD कैक है, गै अड है। पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन है, एक नंबर के। 18 1 मार्क के क्वेश्चन है जिसमें 1 वर्ड है, MCQ है, फिलअप्स है, ट्रू फॉल्स हैं, राइट रॉन्ग है। 19वां और 20वां आपका असर्शन रीजन यानी अभिकथन तर्क होगा। 21 से 25 तक 5 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होंगे। 26 से 31 तक 6 प्रश्न आपके 3-3 नंबर के होंगे। और ये आपके जो है 4 प्रश्न 5-5 नंबर के होंगे। 36 37 38 3 प्रश्न आपके केस स्टडी बेस होंगे और इनमें आपको इंटरनल चॉइस भी दी जाएगी। इनमें भी दी जाएगी, इनमें भी दी जाएगी और भाई इनमें भी दी जाएगी। क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं। इससे पहले प्री बोर्ड आप कर चुके हो, सैम्पल पेपर आप कर चुके हो, तो ये सारी बातें वैसे तो आपको पता होंगी, फिर भी मैंने प्रिकॉशनली इनको पढ़ दिया है यहाँ पर। तो यही सब बातें यहाँ कही गई हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ये सब आपको चॉइसेस मिलेंगे। और सेम बात यहाँ इंग्लिश में आपको कही गई जो कि मैंने साथ साथ आपको समझा दी है। तो शुरू करेंगे अपना सेक्शन नंबर ए से। प्रीवियस पेज पर चलती हूँ मैं। तो ये देखो, यहाँ से ये आपका सेक्शन नंबर ए स्टार्ट होना था। सेक्शन ए खंड क, 1 अंक के 20 प्रश्न, लेकिन क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, ठीक है। तो चलूँ भाई मैं नेक्स्ट पेज पर। देखो अब जरा, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, कुछ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप है, तो हम बड़े आराम से प्यार से इनको समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 65 और 117 का HCM 65m घटा 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो। इफ HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m minus 117, 65m minus 117 क्या है? ये HCF है 65 और 117 का, 65 और 117 का। तो आपने m की वैल्यू बतानी है। अब देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। 65 होता है 13 5 या 65, टेबल लर्न होनी चाहिए आपको। 117 आपका होता है 13 9 जा, और इनमें जो कॉमन आ रहा है वो केवल 13 आ रहा है, तो जो HCF है वो क्या बनेगा? 13 बनेगा। तो 65m minus 117 इसके HCF के इक्वल है। HCF को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। अब सिंपल अलजेब्रा है, इसमें आप अपना अलजेब्रा लगाओ। 65m को इधर रखो, 13 को राइट में, 117 माइनस का राइट में ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। और 65m, तो इन दोनों को ऐड कर दो,
130 आ जाएगा और m की वैल्यू आ जाएगी 130/65 और 65 दूनी 130 होता है, तो बच्चे m की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आया आपको? बिल्कुल सिंपल था। 2 नंबर का HCF इस तरीके से लिखना था, यानी इसके इक्वल करना था, m की वैल्यू आ जानी थी। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि p स्क्वेयर 32/50 है तो p क्या होगा? इफ p स्क्वेयर इज इक्वल टू 32/50, स्क्वेयर है और p के बारे में पूछा है तो स्क्वेयर हटाओ, लेकिन 32 और 50 का तो स्क्वेयर होता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 2 5 10, p स्क्वेयर हो गया 16/25 और स्क्वेयर हटाने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट कर दो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और 16/25 कितना हो जाएगा? 4/5 आपका आ जाएगा। और जो 4/5 है वो कैसा नंबर होता है? रैशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट, ये होल नंबर नहीं है, 4 ऑप्शंस पे विचार कर लेते हैं, ये होल नंबर बिल्कुल नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, क्योंकि इंटीजर में जो है भाई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता है, और इरेशनल तो है नहीं, रैशनल नंबर है, साफ दिख रहा है p/q की फॉर्म में है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। तो एक नया आइडिया आपको यहाँ मिल रहा है कि p स्क्वेयर भले ही था, दिखने में मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया अंडर रूट नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर से नीचे से कॉमन फैक्टर काट दिया, इसमें भी एक छोटा सा रूल आ जाता है कि जो p/q की फॉर्म में हम लिखते हैं तो इनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, जबकि 32 और 50 में ऐसा नहीं था। तो पहले हमने कॉमन फैक्टर 1 किया और फिर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4। तो बेटा जी, अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज हमें पता हैं तो उन जीरोज का सम निकाल सकते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन आता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज का सम हमें गिवन है और उनकी प्रोडक्ट गिवन है, यानी कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, तो वो बहुपद बनता है, वो पॉलिनोमियल बनता है x² - sx + p। अब ये आपने याद रखना है कि ये शून्यकों का योगफल होता है, सम होता है, और ये उसका गुणनफल। लेकिन इसने हमें शून्यकों का ना तो योगफल दिया है ना गुणनफल दिया है, बल्कि शून्यक दिए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो पहला शून्यक है अल्फा -3, दूसरा शून्यक है बीटा 4, तो इनका जो सम है, जोड़ है, वो कितना हो जाएगा? अल्फा + बीटा यानी -3 + 4 यानी 1। प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी? अल्फा बीटा यानी -3 × 4 यानी कि -12 हो गया। हमें सम ऑफ द रूट्स मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिल गया, हमें शून्यकों का योगफल 1 मिल गया, शून्यकों का गुणनफल -12, और इस फॉर्मूला में पुट करके अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। x² s की जगह 1 रख देंगे और प्लस p की जगह -12, तो x² - x - 12 आपका वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब आप इसमें अपना ऑप्शन चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है। अब मेरी बात सुनो, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, और भैया तीसरा है और चौथा है। ध्यान दो, इनमें से कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है? तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3। ध्यान से देखेंगे, क्यों? क्योंकि जब हम इसमें, ये क्या है? ये है x² / 2 - x/2 - 6, तो जब हम यहाँ 2 LCM लेंगे तो ये बनेगा x² - x - 12। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो योगफल है और ये जो गुणनफल है वो एक पॉलिनोमियल का नहीं है, ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स आ सकते हैं। अगर हम इस पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सुन रहे हो मेरी बात, तो भी यही आएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दें, मान लो इस पॉलिनोमियल को मैं कर दूं 5x² - 5x - 60, तो जब आप इसके शून्यक निकालोगे तो वो -3 और 4 ही आएंगे। तो इसका कोई भी स्केलर मल्टीपल k टाइम्स ऑफ, ध्यान कर लेना, k टाइम्स ऑफ ax² + bx + c, जो आपके शून्यक इस पॉलिनोमियल के हैं, ax की 2 + bx + c के जो शून्यक हैं, ax² + bx + c के जो जीरोज हैं, वो इस पॉलिनोमियल को किसी भी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करने के बाद भी सेम ही रहेंगे।
क्यों रहेंगे? क्योंकि जीरोज निकालने के लिए हम हमेशा इनको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। तो ये के तो यहाँ से हटकर उधर जीरो के साथ एडजस्ट हो जाएगा और यही तो पॉलिनोमियल हमारा बच जाएगा ना। तो इसने डायरेक्ट आंसर नहीं दे रखा आपको, अब इस बात को पकड़ना। अलग है ये क्वेश्चन थोड़ा, इसने ऑप्शंस में डायरेक्ट आंसर आपको नहीं दे रखा, घुमा के आंसर दे रखा है। देखो देखने में हम जल्दी कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रही है मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि भाई ये हमारा आंसर था, ये जो मैं स्टार लगा रही हूँ, और इसमें के की जगह 1/2 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है? इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर किसी पॉलिनोमियल के रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं तो वो पॉलिनोमियल बन जाता है x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। तो अल्फ़ा की जगह पे हम -3 पुट करें तो ये तो +3 हो जाएगा, और बीटा की जगह हम -4 पुट करें तो x माइनस 4। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना दोनों को तो भी आपका आंसर यही आएगा। लेकिन ये चारों में से कहीं अवेलेबल नहीं है। तो अब आपको थोड़ा आइडिया, क्योंकि इसमें ये प्लस का दे दिया तो ये भी नहीं है, इसमें तीनों प्लस के हैं तो ये भी नहीं है, इसमें ये वाला प्लस का है तो ये भी नहीं, बचता है ये वाला। अगर इसमें मैं 2 LCM लेती हूँ या 2 को बाहर 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं, आप ऐसा भी देख सकते हो कि अगर मैं इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x² माइनस x माइनस 12। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा हटके हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं। ये फ़र्क है स्टैंडर्ड में और बेसिक में। ठीक है, बेसिक में आपको जैसा क्वेश्चन है वैसे का वैसा रेडीमेड मिल जाएगा, और स्टैंडर्ड में भैया क्या है कि थोड़ा घुमा के आपसे पूछा जाएगा। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। द्विघात समीकरण 2x की 2 माइनस रूट 5x जमा 1 के कैसे सॉल्यूशन है? दो अलग अलग हैं, समान है, कोई नहीं है, या दो से अधिक है? दो से अधिक तो हो ही नहीं सकते। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़, तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है? पॉलिनोमियल को कंपेयर करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप इसे कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, है ना। तो x² का जो कोफिशिएंट है वो a हो जाएगा, x का जो कोफिशिएंट है वो b हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म भाई c हो जाएगी। अब मूल यानी कि जीरोज का जो नेचर है, जो रूट्स का जो नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पे, विविक्तर पे, b की 2 माइनस 4ac पे। तो इसको निकाल लो, -√5 का स्क्वायर 4 गुणा 2 गुणा 1, तो ये तो कैंसिल होकर हो जाएगा 5, 4 दूनी 8। ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस, 5 घटा 8 -3 जो कि नेगेटिव आ रहा है। और जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो जो रूट्स होते हैं वो पॉसिबल ही नहीं होते हैं, रियल रूट्स बन ही नहीं सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, नो रियल रूट्स, कोई भी वास्तविक हल संभव नहीं है। अगर ये हमारा पॉजिटिव होता तो 2 डिफरेंट रूट्स आ जाते, ये 0 होता तो दोनों रूट्स सेम आ जाते। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। 2 AP का सामान्य अंतर समान है, यानी दोनों का कॉमन डिफरेंस d है। एक का पहला पद -2 है और दूसरे का -6, तो उनके 5वें पदों के बीच का अंतर बताओ। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं, मान लो अलग अलग है। एक AP है 1, 3, 5, 7, दूसरी AP है 2, 4, 6, 8। दोनों में 2 का फर्क, यहाँ भी 2 का फर्क है और यहाँ भी 2 का फर्क है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। डी दोनों में सेम है, लेकिन पहली AP में जो फर्स्ट टर्म है वो -2 है, और दूसरी AP की फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल A से ले लूँ तो वो -6 है। तो इनकी 5वें पद के बीच का अंतर बताना है कि A5 माइनस A5। क्लियर है? अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए an का, nth टर्म का। 3 ही फॉर्मूले हैं भाई AP वाले में, AP वाले चैप्टर को तो अच्छे से रिवाइज कर लेना। nth टर्म का फॉर्मूला होता है ये। तो A5 क्या हो जाएगा? A5 हो जाए, ये बराबर आएगा भाई, नहीं माइनस ही था, A प्लस 4D और माइनस A प्लस 4D, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस तो भाई थ्रू आउट सेम है। भाई दोनों का कॉमन डिफरेंस तो सेम है, इसको मैं क्वेश्चन को रेंज में रखना चाहूँगी। अब देखो इसको खोलोगे तो A प्लस 4D माइनस A माइनस 4D, 4D से 4D कैंसिल हो गया, और A माइनस A, जो अंतर उन दोनों के पहले पदों में है वही उनके हर टर्म के 5th टर्म के बीच में आएगा। तो A का मतलब पहली टर्म का पहला, मतलब फर्स्ट AP का पहला पद जो कि -2 है, और दूसरी AP के फर्स्ट टर्म है -6, तो ये बन जाएगा -2 + 6, और 6 में से 2 गए 4।
इस तरह के क्वेश्चन में आपने ये ध्यान रखना है कि जब ये पूछ रहा है ना उनके 5वें पद में, तो पहले वाली एपी में से दूसरी घटाना। इसका उत्तर -4 भी नहीं, -4 नहीं हो सकता था, हाँ -4 हो सकता था अगर हम सेकंड वाली एपी के 5वें पद में से पहले वाले का माइनस करते तो ये आपने ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट एपी की 5th टर्म माइनस सेकंड एपी की 5th टर्म आपने लेनी है, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर इसका भी सी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखे हैं मेरे चैनल, ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन है, और जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पर। कई बच्चे सैम्पल पेपर पूछते रहते हैं, तो मैं कहूँगी कि भाई स्टूडेंट का सैम्पल पेपर है अपना, बढ़िया है, स्टूडेंट्स का ले सकते हो। और अभी दीपक का मैंने देखा, उसमें तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे पेपर्स दिए गए हैं, तो आप उन दोनों में से किसी एक पेपर को आप चाहो तो अपना ले सकते हो, बाकी पहले इनको ज़रूर करना है जो बोर्ड ने इशू किया है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर, बहुत ध्यान से, ये भी थोड़ा अलग है। वह बिंदु जो बिंदु A -2 -5 और B -2 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन, हम एक बार इरेज करें या थोड़ा ऊपर कर ले। द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। क्लियर है भाई? अब मेरी बात सुनो, ये ए है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी क्वेश्चन मुश्किल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये ए है और ये बी है, ए के कोऑर्डिनेट्स है -2 -5, बी के कोऑर्डिनेट्स है 2 5। क्लियर हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी का बाइसेक्टर जो परपेंडिकुलर, तो बाइसेक्टर कौन होता है? जो मिड पॉइंट से जाए। तो पहले तो इन दोनों का मिड पॉइंट एम ले लो और वो निकाल लो। सुन रहे हो मेरी बात को? तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है? मिड पॉइंट निकलता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो 2 और -2, तो -2 में 2 जोड़ोगे तो 0/2 आएगा, और -5 में 5 जोड़ोगे तो भी 0 आएगा, तो मिड पॉइंट आ जाएगा 0 0। तो ये m के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0। अब अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ, एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से पास करे और इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और उस लाइन पे कोई पॉइंट बताना है, कुछ नहीं बताना था, आपने इन दोनों का मिड पॉइंट बताना था, आपने इन दोनों का मध्य बिंदु बताना था, क्योंकि वो मध्य बिंदु भी इसी लाइन पर लाई कर रहा है। सुन रहे हो? ये लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस लाइन को, जिसको मैं बार बार डार्क कर रही हूँ, ये लाइन लंब समद्विभाजक है ए बी का, ये लाइन ए बी का लंब समद्विभाजक है, और इस पे कोई एक पॉइंट बताना है, तो हम क्यों ना इसी पॉइंट को बता दें, हम क्यों ना इसी पॉइंट को बता दें जो कि इसका मध्य बिंदु है। तो वो 0 0 आ गया, तो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? क्वेश्चन बिल्कुल बस मध्य बिंदु पूछा है, लेकिन थोड़ी भाषा को बदल दिया गया, यानी ये आपकी ना नॉलेज जज कर रहा है कि आपको पकड़ कितनी और रट्टा कितना लगाया है आपने। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, थोड़ा सा इसको लार्ज करते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट जरूर करा करें, मैं कोशिश करती हूँ सभी कमेंट्स का आंसर दूँ, है? कोई बाई चांस रह जाए, टाइम ना लगे तो अलग बात है, नहीं मैं 100% कोशिश करती हूँ कि सभी 100% ही कमेंट्स का मैं आंसर दूँ। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखो, और टेलीग्राम पे आपका ग्रुप है जिसका लिंक मैं हर बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करती हूँ, तो वहाँ भी आप मुझे ज्वाइन करके अपने डाउट शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ भैया। यदि ABCDEF के समरूप है, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू DEF, दोनों ट्रायंगल्स बना लो। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक बात का ध्यान रखना है कि ABC और DEF है, बहुत ध्यान से, तो जहां A है उसी तरफ D लेना है, B की तरफ E लेना है, और C की तरफ F लेना है। एंगल A 47 डिग्री है, तो ये एंगल मेरा है 47 डिग्री। एंगल E यानी ये एंगल मेरा 83 डिग्री, और ये दोनों सिमिलर, तो आपने एंगल C बताना है। बहुत आसान है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो A वाला एंगल D के इक्वल होगा, B वाला E के इक्वल होगा, और C वाला F के। अब E 83 है तो B भी कितना हो जाएगा? 83। इस ट्रायंगल के, इस ABC के दो एंगल पता लग गए, एंगल C निकाल दो, 180 में से 47 और 83 का सम करके माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 180। 7 और 3 10, 8 और 4 12, और 180 में से 130 घटाओगे तो 50 डिग्री आपका आंसर आना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। आसान था ये तो। 8वें पे चलो। बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं P और P भी एक दूसरे पर 80 डिग्री के कोण पर झुके, तो कोण POA बताओ। इफ द टेंजेंट्स PA एंड PB
मैं साथ के साथ यहाँ टेंजेंट्स भी बना रही हूँ। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये बेटा जी सर्कल है, ये मेरा पी पॉइंट है, यहाँ से ये दो टेंजेंट्स जा रहे हैं, एक का नाम पी ए है और भैया दूसरे का नाम पी बी है। आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। अब ध्यान देना, टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड, जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ 80 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ये वाला एंगल 80 डिग्री है। तो एंगल पी ओ ए, ये ध्यान रखना है। अब आपने ये ओ पॉइंट है और ये P को O से ज्वाइन किया, तो ये वाला एंगल आपने बताना है। मैं ये बात आपको बता दूं कि ये जो P को O से ज्वाइन करते हो तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला एंगल सेम होता है, तो ये ऊपर वाला हो गया 40 डिग्री। टेंजेंट हमेशा रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। और ये ऊपर वाला जिसे मैं अब ग्रीन कलर से मैं कर रही हूँ, ट्रायंगल POA, ये वाला ट्रायंगल हमारा ये ट्रायंगल हो गया जिसके तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो ये वाला एंगल मेरा 40 है, ये वाला एंगल मेरा 90 है, 90 और 40 130 हो गए, तो 180 में से माइनस करोगे तो 50 डिग्री का ये वाला हमारा एंगल आ जाएगा, जिसका अगेन फिर से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट है। समझ आई मेरी बात या नहीं आई है? क्या मुझे फिर से बताना पड़ेगा? ये वर्बल से क्वेश्चन है, इनके लिए पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ये एंगल 80 है ना, तो जब यहाँ सेंटर पे ज्वाइन करोगे तो ये 100 आएगा। सुन लो मेरी बात, इन दोनों का सम 180 होता है, ये 80 है तो ये 100 आएगा। तो इसके बीच में से लोगे तो ये ऊपर वाला कितने का आ जाएगा? 50 डिग्री का आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। एक वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु खालिस्तान कहलाता है। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल, ये रहा। अरे एक मिनट, ये टेंजेंट है और ये सर्कल है, तो जहां दोनों ये टच कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है? तो उभयनिष्ठ, एक वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु कहलाता है। भाई ये वो बिंदु है जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो इसको यहां पर द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कोशिश कर रही हूँ दोनों लैंग्वेज में आपको मैं बता सकूं। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। ट्रिग्नोमेट्री से है, थोड़ा सा और एनलार्ज कर लेते हैं, इसी पर मैं आपको समझा दूंगी। 2 टेंजेंट 30, इसमें हिंदी इंग्लिश का कुछ नहीं है, तो 2 टेंजेंट 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारी 1/√3 होती है, बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा 2/√3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस, जब इसका स्क्वायर करोगे 1/3, 1 जा 3 + 1 4/3। तो न्यूमरेटर में आ गया 2/√3, डिनोमिनेटर में आ गया 4/3। 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 2 2 जा 4, √3 से 3 को कैंसिल करोगे √3, तो ये आंसर हमारा √3/2 आ जाएगा। आप इसको अपने फिलअप में भरकर आ सकते हो। और 11th क्वेश्चन है, टेंजेंट ए का मान सदैव 1 से कम होता है, जो कि रॉन्ग है, फॉल्स है। टेंजेंट ए की वैल्यू ऑलवेज 1 से लेस नहीं होती है। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है, जो कि 1.732 होता है, जो कि 1 से ऑलवेज ग्रेटर होता है। तो टेंजेंट की वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जाती है, 90 पे वैल्यू इन्फिनिटी होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, ये थोड़े थोड़े से 1-2 आसान है, फॉर्मूलाज आ रहे हैं। 12वां है क्वेश्चन, यदि ए बी सी कोण सी पर समकोण है, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट द पॉइंट सी। ध्यान देना कि ये एंगल सी है जो कि 90 है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है उसको पकड़ो, कोस ए जमा बी का मान, ए और बी को जोड़ के जो एंगल बनेगा उस पे कॉस की वैल्यू कितनी है। अब ना ए पता ना बी पता, मत पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। जब ये 90 है तो बेटा जी इन दोनों का सम भी तो 90 आएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब एक एंगल ऑलरेडी 90 का है तो बाकी दोनों का सम 90 आएगा। अब a + b 90 है, तो भाई cos a + b की वैल्यू मैंने निकालनी है, जो कि cos 90, जो कि कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सिंपल, तो इसको यहाँ पर आप अपना आंसर फिल कर सकते हो 0। आगे चलो, त्रिज्या r वाले एक वृत्त के कोण p वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एन एंगल p, मतलब एक सर्कल है, उस सर्कल में जो एंगल है उस एंगल का नाम थीटा नहीं है बल्कि पी है, रेडियस का नाम कैपिटल आर है। तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा? तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। तो यहाँ थीटा की जगह रख दोगे p/360 और स्मॉल आर की जगह रख दोगे कैपिटल आर, तो ये आंसर हो जाएगा
जो कि आप देखोगे कि पी, हाँ अब ये देखो, अब ये चीज़ ये बुक में से ही एनसीईआरटी से। अब इस तरह का आंसर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, ये तो 2πr है। थोड़ा सा मैं इसको ना यहाँ से क्लीन करके फिर आपको दिखाती हूँ। भाई देखो एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, ये तो 2πr है तो ये तो होगा नहीं। πr² है लेकिन नीचे 180 है तो ये भी नहीं है। ये πr है तो ये भी नहीं है। इसको देखो जरा ध्यान से, ये 720 है और ऊपर 2 है। अगर मैं इस 2 से 720 को कट करूं तो ये बिल्कुल यही बन जाएगा, p/360 इंटू πr²। तो सीधा सा आंसर नहीं दिया, आंसर ही घुमा दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, बाकी मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। 70 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो चाप की लंबाई बताओ। इफ अ सर्कल ऑफ डायामीटर 70 सेंटीमीटर, मेरी बात सुनेंगे, जब डायामीटर 70 सेंटीमीटर है तो रेडियस उसका हाफ 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सर्कल है और ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो आपने आर्क की लेंथ बतानी है, ये होती है आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। तो थीटा 60 डिग्री है, बाय 360, 2 पाई कितना होगा 22/7। रेडियस अभी मैंने आपको बता दिया 35। 66 जा 7 5 जा और भैया 2 3 जा। अब देख लो बच्चे, 22 पंजे 110/3 और मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये हमारी आर्क लेंथ आ जाएगी 110/3 सेंटीमीटर। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखेंगे। दो सिलेंडरों की त्रिज्याएं 5:7 में है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, दो सिलेंडर हैं, पहले का रेडियस 5x ले लिया, दूसरे का 7x रेडियस। उनकी ऊंचाई यानी हाइट 3:5 में है, ये रेडियस चल रहा था तो उनकी ऊंचाई ले ली 3k ले लो, 3y ले लो, एक ही बात है, और 5k ले ली। तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 5:7 एंड द हाइट्स आर इन द रेशियो 3:5, देन द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी हमने क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नंबर 1 और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नंबर 2 का हमने रेशियो निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrh और इसका मैं कैपिटल, मतलब कुछ नहीं करना है, मैं आपको समझा रही हूँ, नहीं तो वर्बल जो करेगा बच्चा वो सीधा क्या करेगा कि पहले सिलेंडर का फॉर्मूला ऊपर लगाएगा, दूसरे का फॉर्मूला नीचे लगाएगा और क्वेश्चन आ जाएगा। तो 2π से तो 2π कट गया। ये r की वैल्यू 5x है और हाइट कितनी है 3k है। और भाई जो इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी ना, इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वही रेशो आ जाएगा, तो ये 15/35 बन जाएगा। अच्छा, दूसरे का रेडियस कितना है 7x है और दूसरे की हाइट कितनी है 5k। ये x 5 सब कट जाएंगे, 5 से 5 कट जाएगा, ये 3/7 यानी कि 3:7 आ जाएगा। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई, आपको कुछ नहीं करना था, ये x वगैरह भी कुछ नहीं करना था अगर आपकी फॉर्मूला पर पकड़ है तो। फर्स्ट सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया था 2πrh, दूसरे सिलेंडर का भी था 2πrh, दोनों का 2π कट गया। पहले वाले के रेडियस और हाइट की प्रोडक्ट कर दो, दूसरे वाले के रेडियस और हाइट की प्रोडक्ट कर दो। तो अब यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, पहले का रेडियस की जगह 5 रखोगे और पहले की हाइट की जगह पर 3 रखोगे, दूसरे के रेडियस की जगह 7 रखोगे और दूसरे की हाइट की जगह 5 रखोगे, तो भी आपका आंसर 3/7 ही आने वाला है। बस ये है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको अब सॉल्व करने हैं। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। पहले 16 ही क्वेश्चन आते थे एक एक नंबर के, अब 20 आने लगे हैं, आपको बहुत बेनिफिट है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन पर विचार करो। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा। फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। थोड़ा सा मैं इसको वर्टिकल लिखना चाहूँगी 0 to 5। अच्छा, एक बात और है, अब देखो ध्यान से, ये कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, लेवल अप कर रखा है पेपर का। 5 है, 6 है, 11 पे शुरू है, 12 पे खत्म है। तो जो कॉन्टीन्यूस नहीं होता, जो सतत बारंबारता बंटन नहीं होता, उसको कॉन्टीन्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम, उसको कॉन्टीन्यूस करने के लिए लोअर अपर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर में 0.5 ऐड करते हैं। या लोअर लिमिट ऑलरेडी 0 है तो इसको नहीं छेड़ेंगे
और अपर वाली में 0.5 ऐड कर देंगे तो ये 5.5 बन जाएगा। अब ये 6 to 11 है तो 6 में से माइनस करेंगे तो 5.5 to 11.5 आ जाएगा। थर्ड पकड़ लो 12, 12 में से 0.5 माइनस करोगे 11.5 to 17.5 और 18 में से करोगे तो 17.5 to 23.5 और भैया 23.5 to 29.5 आ जाएगा। अब ये आ गई बेटा जी फ्रीक्वेंसी जो कि है आपकी 13, 10, 15, 8 और 11 और मीडियन के लिए हमें संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है जिसे हम CF कहते हैं। तो वो कैसे होती है 13, अब 13 में ये 10 ऐड कर दो 23, 23 में 15 ऐड करो 38, 38 में 8 ऐड करो तो 46 और 46 में 11 ऐड करो तो 57 आ गया, यानी कि सभी फ्रीक्वेंसीज का सम 57 है। 57 का हाफ कर दो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28.5, 28.5 से बड़ी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो देखो तो वो 38 है। ठीक है, तो ये हमारी मीडियन क्लास आएगी, ये हमारी क्या आएगी मीडियन क्लास आएगी। और इस मीडियन क्लास की हमने अपर लिमिट बतानी है जो कि 17.5 है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। हर छोटी से छोटी बात आपकी चेक की जा रही है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि बहुत ही आसान है आपका पेपर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 17 पर। किन्हीं आंकड़ों का माध्य 12 है, माध्यक 15 है तो बहुलक बताओ। द मीन इज 12 एंड द मीडियन इज 15, देन इट्स मोड इज। मीन, मीडियन और मोड में माध्य, माध्यक और बहुलक में एक रिलेशन होता है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। उसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन है बेटा, देखो याद रखना पड़ेगा आपको, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। आपकी एनसीईआरटी में है। और हिंदी में कहूँ तो बहुलक बराबर है 3 माध्यक घटा 2 माध्य। ठीक है, तो 3 माध्यक यानी माध्यक 15 है, मीडियन 15 है और 2 माध्य कितना है 12 है। तो 15 3 जा 45 माइनस 24 1 और 21 21 आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये रिलेशन याद रहता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको ऐसा भी हो सकता है कि माध्य और बहुलक दे दें, मीन और मोड दे दें और मीडियन पूछ लें, तो 3 में से कोई 2 आपको देंगे और थर्ड आपने बताना है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि किसी निश्चित परीक्षण प्रश्न के सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता x/15 है और अनुमान ना लगा पाने की प्रायिकता 2/5 है, तो x का मान क्या होगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू ए सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज दिस। मान लो हम इवेंट को ई नाम दे देते हैं, सुन लो मेरी बात ध्यान से। तो उस इवेंट को करने की यानी उस क्वेश्चन का आंसर देने की प्रोबेबिलिटी x/15 है। उसको ना बता पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/5 है। तो हमने x की वैल्यू बतानी है। अब हमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ e प्लस ई बार ऑलवेज 1 होता है। तो x/15 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 1। 15 को एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और ये 1 आ जाएगा। 15 को राइट में ले जाओ तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 15, 6 राइट में जाएगा, 15 में से माइनस होगा तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी और ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये 18 क्वेश्चन थे 1 मार्क में आपके MCQ, 1 वर्ड, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स जो भी था। और अब है आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन, अभिकथन का और तर्क वाला। जल्दी से पहले हिंदी में बता दो कि इन क्वेश्चन में क्या करना होता है। आपको दो आपको स्टेटमेंट दी गई होंगी, जिसे एक को आप अभिकथन कहोगे और एक को तर्क। इंग्लिश में इसको असर्शन कहोगे और इसको रीजन। दोनों को आपने चेक करना है, या तो दोनों ट्रू होंगे या एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा या दोनों फॉल्स होंगे। दोनों फॉल्स वाला ऑप्शन आएगा नहीं, एक ट्रू एक फॉल्स होगा, या ये फॉल्स होगा या ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा और ये फॉल्स। 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर ये असर्शन भी ट्रू है, अब ए, असर्शन माने ए, अभिकथन को ए कहते हैं, तर्क यानी रीजन को आर बोल देते हैं। हम ए और आर लेके चलते हैं। अगर ए भी ट्रू है, असर्शन और आर भी ट्रू है, दोनों सही हैं और नीचे वाले का यूज करके ऊपर वाला प्रूव किया जा रहा है, नीचे वाले की वजह से ऊपर वाला ट्रू है, रीजन की वजह से असर्शन ट्रू है, तो हम ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा।
दोनों ट्रू हैं, लेकिन इस नीचे वाले का ऊपर वाले से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, यानी उसके सही होने में इसका कोई हाथ नहीं है, इसका कोई यूज नहीं हो रहा। तो हम ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे। फर्स्ट सही है और सेकंड फॉल्स है, तो हम ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे। फर्स्ट रोंग है और भाई ए रोंग है, आर सही है, तो हम ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे। दोनों ट्रू हैं तो वो आपको मैंने बता दिया है। तो अब हम अपना पहला 19th क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। तो देखेंगे ध्यान से कि ये क्या कहता है। अभिकथन में क्या कहता है कि यदि एलसीएम 182 है, यानी लघुत्तम समापवर्तक 182 है, पूर्णांकों का गुणनफल 26 और 91 है, तो एचसीएफ 13 होगा। पूर्णांक क्या है? 26 और 91। 26 को लिख सकती हूँ 13 दूनी 26, 91 को लिख सकती हूँ 13 साते 91। तो एचसीएफ तो दिखाई दे रहा है कि 13 आएगा। एचसीएफ तो दिखाई दे रहा है कि 13 आएगा, तो ये तो ट्रू है। क्लियर हो गया। वैसे भी हमारे पास जो ये रिजल्ट होता है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो अब हमारे पास भाई एलसीएम हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं कि दोनों की गुणा को एलसीएम से भाग कर दो। तो दोनों की गुणा 26 गुणा 91 है, एलसीएम 182 है, तो 2 और 13। तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी हमने एचसीएफ निकाल दिया। दूसरा रीजन क्या कह रहा है कि एलसीएम गुणा पूर्णांकों का गुणनफल एचसीएफ के बराबर होता है। नहीं होता, ये गलत है, रॉन्ग है, फॉल्स है, असत्य है। सुन लो, पूर्णांक इन भाई एलसीएम को ए से भी गुणा कर दो और बी से भी, तो एचसीएफ आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो ए ट्रू है, आर फॉल्स है। ए, अब ऑप्शन देख लो कौन सा चूज करना है। ए सही है और आर गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा आज का मतलब अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। क्लियर है? समझ में आ रही मेरी बात? सेक्शन बी को नेक्स्ट उसमें लेक्चर में कवर करूंगी मैं। आप इस लेक्चर को देखें, समझें, अच्छे आप इस पे व्यूज़ लाएं, लाइक्स करें और मुझे बताएं कि क्या मुझे आगे कंटिन्यू करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। कहता है कि बिंदु 0,4 वाई अक्ष पर स्थित है। करके देख लो भाई। 1 2 3 4 बिल्कुल यही होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स 0,4 होते हैं, तो ये ट्रू है, सत्य है, ट्रू है। वाई अक्ष पर बिंदु x का निर्देशांक 0 होता है, यानी वाई वाली लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हम लेते हैं उनमें x की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी सही है। और इसी का यूज यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि अगर मैं इस पॉइंट को प्लॉट ना करती और अगर मुझे नीचे वाली बात पता है, मुझे तो पता है, अब आपको नहीं पता, मुझे पता है कि नहीं पता है ना, पता होना चाहिए कि y वाली लाइन पे x 0 होता है, x वाली लाइन पे y 0 होता है, सेंटर पे दोनों 0 होते हैं। तो मुझे तो पता था कि y वाली लाइन पे x 0 है, तो इसको देखते ही मुझे पता लग गया कि ये y अक्ष पर है। तो पहला असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, अभिकथन भी सत्य है, तर्क भी सत्य है, और तर्क का प्रयोग किया गया है अभिकथन को सिद्ध करने में। तो हमें ऑप्शन नंबर ए चूज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस थे 1 मार्क के, प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 के। आप इस वीडियो को आराम से देखें, प्यार से देखें, समझ आए, अच्छा लगे तो मेरा हौसला बढ़ाएं, मुझे मेरे लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें और मुझे बताएं कि मुझे अगला पार्ट कितनी जल्दी बनाना है। बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।